नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं परीक्षा गुरु उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास कृत। इस सत्र में पात्र परिचय, उपन्यास की समीक्षा एवं महत्वपूर्ण कथन कि प्रमुख पात्र कौन कौन है इसमें लाला मदन मोहन, लाला बृजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शिव शंभू दयाल, हरकिशोर और इसका संक्षिप्त कथा सार है। उपन्यास की जो कहानी है वो दिल्ली के ऐसे कारोबारी व शाहूकार लाला की है कि किस प्रकार वह अपनी मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में उसे मिलती है। तो ये उपन्यास है, संपूर्ण उपन्यास 41 प्रकरणों में विभक्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। उपन्यास के प्रमुख पात्र, उपन्यास के बारे में संक्षिप्त परिचय। तो जो परीक्षा गुरु उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का, यह उपन्यास सन 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। महत्वपूर्ण है, कब प्रकाशित हुआ? 1882 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। किसने? आचार्य शुक्ल ने। उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास ने निवेदन में इस उपन्यास को अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। श्रीनिवास दास पुस्तक के निवेदन में उपन्यास लिखने हेतु प्रेरणा स्रोत के लिए महाभारत, संस्कृत, गुलिस्ता वगैरह, फारसी, स्पेक्टर, लॉर्ड बेकर, गोल्ड स्मिथ, विलियम कूपर, पुराने लेखकों और स्त्रीबोध और वर्तमान के रिसालों को श्रेय देते हैं। उपन्यास में क्या है? तत्कालीन मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण है जो पश्चिमी आधुनिकता से विशेष प्रभावित है। आज के समय की समस्या श्रीनिवास दास ने 1882 में की थी। जो मध्यवर्गीय जीवन है वह किस प्रकार आधुनिकता की दौड़ में शामिल होना चाहता है, पश्चिमी आधुनिकता से कितना प्रभावित है व्यक्ति, उस प्रभाव का वर्णन उन्होंने किया है। यह उपन्यास कथा प्रधान नहीं बल्कि उपदेश प्रधान है। किस प्रकार उपदेश देता है कि मध्य वर्ग को अपने सीमित संसाधनों में अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, वह न करके वह आधुनिक जो पश्चिमी सभ्यता है उसको अपनाना चाहते हैं। उस सभ्यता को अपनाने के चक्कर में वह कहीं के नहीं रहते। इस उपन्यास में प्रमुख पात्र हैं, जो मुख्य पात्र हैं, गौण पात्र हैं। वह मुख्य पात्र कौन है? लाला मदन मोहन। लाला मदन मोहन उपन्यास का मुख्य पात्र है, जो एक धनवान व्यापारी है लेकिन गलत संगत में वो फंसा रहता है। कैसा धनवान व्यापारी है और गलत संगत में वो फंसा रहता है। अंत में जेल जाता है, जहाँ से एक सच्चा मित्र उसे बचाकर लाता है। लाला बृजकिशोर हैं लाला मदन मोहन का सच्चा मित्र, जो उसे हमेशा सही सलाह देता है और अंत में निकाले जाने पर भी अपने मित्र को जेल से बचा लाता है। पेशे से वकील एवं समझदार व्यक्ति है वो। मुंशी चुन्नीलाल मदन मोहन का चापलूस मित्र, जो पहले लाला बृजकिशोर के यहाँ 10 रुपये महीने की नौकरी करता था। चुन्नीलाल है उसका मित्र है और उसके यहाँ ही वो नौकरी करता था। मास्टर शंभू दयाल लाला मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा गया था। बाद में उसकी चापलूसी करके वह अपना उल्लू सीधा करता है। हरकिशोर लाला मदन मोहन से बैर हो जाने के कारण सभी व्यापारियों को भड़काकर लाला मदन मोहन पर मुकदमा करवा देता है हरकिशोर। गौण पात्र इसमें कौन कौन है? कामिनी है, जो मदन मोहन की पत्नी है। जो उपन्यास का मुख्य पात्र है मदन मोहन, उसकी पत्नी है कामिनी। प्रियंवदा बृजकिशोर की बहन। बृजकिशोर जो एक वकील है उसकी बहन है ये पत्नी, ये बृजकिशोर की पत्नी है प्रियंवदा। पंडित पुरुषोत्तम दास यह मित्र हैं। हकीम अहमद हुसैन मित्र। बाबू बैजनाथ यह भी मित्र हैं। लाला हरदयाल ये भी इनके मित्र हैं। हरगोविंद पंसारी का लड़का है। मिस्टर ब्राइट, निहाचंद मोदी, आगा हसन जान, ये सब इसमें गौण पात्र में भूमिका निभाते हैं।
और उपन्यास को आगे गति प्रदान करते हैं। उपन्यास की समीक्षा का अध्ययन करते हैं। श्रीनिवास दास कृत जो परीक्षा गुरु उपन्यास है 1882 ईस्वी में लिखा गया। यह हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम मौलिक भी परीक्षा गुरु है उपन्यास, तो यह प्रश्न भी यहाँ पर है। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के कारोबारी व साहूकार लाला मदन मोहन पर केंद्रित है। लाला मदन मोहन अत्यधिक संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन वह पश्चिमी सभ्यता, आधुनिक सभ्यता मतलब पश्चिमी जो सभ्यता है वहाँ की सभ्यता को अपनाते हैं के प्रभाव में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में फंस जाता है। लाला मदन मोहन के कई चाटुकारी मित्र हैं, यानी स्वार्थी, उसको अवनति की ओर ले जाते हैं, यानी उसका पतन करते हैं, उसको अवनति की ओर ले जाते हैं, उन्नति की ओर ले जाने की बजाय। अवनति पर ले जाने के लिए वे चाटुकार मित्र उन्हें मदन मोहन को फिजूल खर्ची क्या कराते हैं, जो स्वार्थी और चाटुकारी मित्र होते हैं, विषयाशक्ति, सुरा, शराब, वेश्या, जुआ आदि साधनों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उस समय केवल वृक्ष किशोर ही मदन मोहन का साथ देता है और यही मदन मोहन को कुपथ यानी बुरे रास्ते पर जाने से रोकने के लिए उपदेश भी देता रहता है। गलत संगति का असर हमेशा व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। जिस प्रकार व्यक्ति की संगति होगी, उसकी जीवन में उसकी अवनति और उसकी उन्नति उन्हीं संगति का असर होगा, संगति का प्रभाव होगा कि संगति किस प्रकार की है। तो गलत संगति में पड़कर तो फिजूल खर्ची, शराब, वेश्या, जुआ आदि, वो गलत संगति में पड़ गया। तो जो सच्चा मित्र था उसका मदन मोहन, वह उसे बुरे रास्ते से निकालकर अच्छे रास्ते पर ले आया। अंततः वह अपने बुद्धिमान व शिक्षित वकील मित्र लाला बृज किशोर के प्रयासों से ही संकटों से उबरता है और पुनः चापलूसों व दुर्व्यसनों के चक्कर में न पड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा लेता है। लेखक ने स्थान स्थान पर स्पष्ट करना चाहा है कि बिगाड़ने वाले स्वार्थी मित्र विपत्ति आने पर मदन मोहन का साथ छोड़ जाएंगे, अतः विपत्ति की परीक्षा ही सच्चे स्वार्थी मित्र का निर्णय कराती है। कहावत भी है कि विपत्ति में ही व्यक्ति की परीक्षा होती है कि किस प्रकार व्यक्ति सहायता करता है, तो यहाँ पर भी वही होता है। लाला मदन मोहन मदन मोहन ऐसी व्यापारी महाजनी संस्कृति के प्रतीक हैं जो सामंतवादी प्रवृत्ति से जकड़े हुए हैं। उनके माध्यम से उपन्यासकार ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि व्यापार वाणिज्य की जो निरंतर बढ़ती हुई शक्ति है वह चापलूसों और सामंती अविवेक से घिरी हुई है, और यदि हम भारत का विकास चाहते हैं तो हमें भारत को ऐसी कुप्रवृत्तियों से मुक्त कराना होगा ताकि हमारे भारत का विकास हो सके। प्रस्तुत उपन्यास में मुख्य रूप से देश के प्रति चिंता व्यक्त की गई है, जिसे अपनी पूंजी का संरक्षण करना चाहिए और उस पूंजी का संरक्षण तथा उपयोग अपने देश के हित में करना चाहिए। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वह समकालीन जीवन का प्रतिनिधित्व भी करता है ना। यथार्थ देशकाल के समावेश को कथा वास्तविक तथा व्यापक बनाने के लिए लेखक ने अनेक विधियों का प्रयोग किया है। जो ये पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण की जो प्रवृत्ति है वो आज के वर्तमान समय में भी व्याप्त है, तो जो उपन्यास है वो समकालीन जीवन को भी प्रदर्शित करता है तथा व्यापक बनाने के लिए लेखक ने कई विधियों का प्रयोग किया है। जैसे लेखक ने मूल कथा में ऐसे अनुकूल प्रसंगों की योजना की है जिसमें बातचीत एवं कथा के स्वाभाविक विकास में देशकाल व्यक्त हुआ है। यहाँ लेखक ने प्रत्यक्ष वर्णन नहीं किया, अपितु इसे नाटकीय विधि से पात्रों की बातचीत से स्वाभाविक क्रम में व्यंजित किया है। कथा वस्तु, केंद्रीय विचार और चित्रण पद्धति को देखते हुए परीक्षा गुरु को उपन्यास की समीक्षा उपदेशख्यान कहना अधिक उपयुक्त होगा। परीक्षा गुरु में पात्रों के कार्य व्यापार भी विरल कम है। इस उपन्यास के पात्र कार्य में कम तथा वार्तालाप में अधिक संलग्न रहते हैं।
उपन्यास के पात्र जीते जागते प्राणी न होकर किसी गुण या दोष के प्रतीक बन गए हैं। अतः कहा जा सकता है कि केंद्रीय विचार, उसके दृष्टांतीकरण तथा चित्रित जीवन में वैशिष्ट्य के अभाव के कारण परीक्षा गुरु उपदेशाख्यान की श्रेणी में आता है। यानी कोई अच्छा उपदेश देता है यह उपन्यास। परीक्षा गुरु के पात्रों और उनके कार्य व्यापारों की यथार्थता, वास्तुशिल्प की नवीनता और भाषा संबंधी यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण यह रचना उपन्यास के अधिक निकट है। इस उपन्यास में जो 41 प्रकरणों में विभक्त है वो कौन कौन सी है? 41 प्रकरण में विभक्त है। प्रश्न बनता है कि उपन्यास कितने प्रकरणों में विभक्त है? तो 41 प्रकरणों में। तो कौन कौन से हैं? सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र विलाप, विषयाशक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी, संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाला और पोतरों के अमीर, साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, अफवाह, फूट, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा पिय, फूट का मुंह, काला मुंह, बातचीत, नैराश्य, चालाक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रभाव, स्तुति, निंदा का भेद, शुरा, शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पतिव्रता, धोखे की टट्टी, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति, सुख की परमावधि। इस प्रकार इसमें जो 41 प्रकरण दिए गए हैं। विशेष क्या है? उपन्यास में प्रतीकात्मक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का चित्रण किया गया है यहाँ पर आर्थिक शोषण का। इस उपन्यास के हर प्रकरण की शुरुआत संस्कृत, ब्रज, फारसी आदि भाषा के साथ साथ इंग्लैंड, यूनान आदि के प्रमुख विद्वानों के विचारों के पद्यानुवाद से होती है। उपन्यास दिल्ली के आसपास की बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। उपन्यास में आए पद्यों की भाषा ब्रज है, जबकि गद्य की भाषा खड़ी बोली है। ये उस युग के प्रभाव का कारण है। उपन्यास में तत्कालीन समाज में व्याप्त अशिक्षा, लोभ, प्रपंच, दिखावे और दयनीय स्थिति की समस्या आदि पर प्रकाश डाला गया है। प्रमुख कथन हम देखेंगे कि प्रमुख कथन कौन कौन से हैं। प्रमुख उद्धरण: अपनी भाषा में नई चालाकी की पुस्तक होगी। यह सच है कि नई चाल की चीज देखने सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीति मन में समाये रहने और नई रीति का मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहल पढ़ने वालों का जो कुछ उलझने लगता है, मन उछट जाता है। बलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले न बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। मिस्टर ब्राइट का ये कथन है। प्रीति का सुख ऐसा ही अलौकिक है। संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता, उनको भी अपने दुख सुख के साथी प्राणोबम मित्र के आगे अपना दुख रोकर छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुनकर उसके जी भर आने, उसके धैर्य देने पर, उसके हाथ से अपनी डबडबाई हुई आंखों के आंसू पुछ जाने पर जो संतोष होता है, वह किसी बड़े राजा के लाखों रुपए खर्च करने में भी नहीं हो सकता। ये लाला हरदयाल का कथन है। परोपकार की इच्छा ही अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर भी वह फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपनी कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की, उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब प्रवृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। यह लाला बृजकिशोर का कथन है। हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से
उन्नति करने के लायक सब सामान बहुतायत से मौजूद हैं। केवल नदियों के पानी ही से बहुत तरह की कलाएं चल सकती हैं। इसकी देखो शब्द किस प्रकार लिखे गए। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान, इसकी जगह पूरे, परंतु हाथ हिलाए बिना अपने आप ग्रास मुख में नहीं जाता। नई युक्तियों का उपयोग किए बिना काम नहीं चलता। लाला बृजकिशोर का यह कथन है। देश की उन्नति अवनति का आधार वहाँ के निवासियों की प्रकृति पर है। सब देशों में सावधान और असावधान मनुष्य रहते हैं, परंतु जिस देश के मनुष्य बहुत सावधान और उद्योगी होते हैं उसकी उन्नति होती जाती है, और जिस देश में असावधान और कमकस विशेष होते हैं उसकी अवनति होती जाती है। हिंदुस्तान में इस समय और देशों की अपेक्षा सच्चे सावधान बहुत कम हैं, और जो हैं वे द्रव्य की असंगति अथवा द्रव्यवानों की अज्ञानता से अथवा उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति से अथवा नई युक्तियों के अनुभव करने की कठिनाइयों से निरर्थक से हो रहे हैं, और उनकी सावधानता बन के फूलों की तरह कुछ उपयोग किए बिना वृथा नष्ट हो जाती है। परंतु हिंदुस्तान में इस समय कोई सावधान न हो, यह बात हरगिज नहीं होती। यह कथन लाला बृजकिशोर का कहा हुआ है। मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है। ये प्रश्न आता है परीक्षाओं बार बार।